In December 2023, you see the most commonly asked question from Indian literature, which is match the following novels with their respective writers. So we see Waiting for Mahatma, जो कि famous work है हमारे R.K. नारायण का, which tells the story of Sri Ram. We have So Many Hungers, the work of Bhabani Bhattacharya. Then we have The Sword and the Sickle, जो match करेगा हमारे मुल्क राज आनंद से. It was one of the three जो ट्रायोलॉजी है हमारे मुल्क राज आनंद की, उसमें इनका ये one of the works है. Then we have Distant ड्रम, जो मैच करेगा मनोहर मालगांवकर के वर्क से, जिसके अंदर ये आर्मी लाइफ एंड मिलिट्री फिक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुली शो करते हैं अपने इस वर्क में. सो योर आंसर विल मैच टू पॉइंट नंबर 1. आई होप दिस इज क्लियर. June 2015 में you have been asked a critical question from the literary criticism of T.S. Eliot, which says, in the 17th century, writes T.S. Eliot, that means कि ये original text है, in the metaphysical poet, जो कि इनका essay है, a dissociation of sensibility set in, from which we have never recovered, and this dissociation, as is natural, was aggravated by the influence of two most powerful poets of the century, which is dash and dash. The answer is योर जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन. मैं आपको बता दूं कि आपके टीएस इलियट ने अपने इस पर्टिकुलर एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर एक टर्म यूज किया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का. कहने का मतलब इनका मानना है 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद जितने भी पोएट्स आते हैं उनके वर्क में इनको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है. कहने का मतलब कि या तो उनके वर्क्स में इनको भर भर के इमोशंस देखने को मिलते हैं, या तो उनके वर्क में भर भर के इनको इंटेलेक्ट एंड रीजन देखने को मिलता है. इन दोनों का अमेलगमेशन एंड यूनिफिकेशन इनको 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद किसी में भी देखने को नहीं मिला. और इन ऊपर की लाइंस के थ्रू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप है इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में, कि किसी के वर्क में आपको बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, किसी के वर्क में आपको बहुत इंटेलेक्ट देखने को मिल रहा है, ये गैप बढ़ता गया आफ्टर द टू पावरफुल ग्रेट राइटर्स विच इज ड्राइडन एंड मिल्टन. तो यहाँ पे ये ड्राइडन एंड मिल्टन की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मिल्टन एंड ड्राइडन का जो लिखने का स्टाइल था वो या तो किसी का बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल था या तो किसी का बहुत ज्यादा इमोशनल था. इनके आने के बाद से हमेशा ये जो खाई है वो बढ़ती चली गई बिटवीन द राइटर्स, जहां पर इनके आने के बाद हम लोग ने देखा कि या तो कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हो गए हमारे रोमांटिक राइटर्स, एंड या फिर कुछ सिर्फ और सिर्फ रीजन और इंटेलेक्ट का ही गाना गा रहे हैं, जो कि हो गए हमारे न्यू क्लासिकल राइटर्स. तो दोनों का अमेलगमेशन देखने को नहीं मिला. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, यूनिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. June 2012 में you have been asked this question which says what is a register? Register क्या है? I gave you an example कि हम लोग जब किसी साइंटिफिक पर्सन या फिर किसी साइंटिफिक इन्वायरमेंट में किसी से बात कर रहे होते हैं तो वी वुड यूज द वर्ड्स लाइक फोटोसिंथेसिस, देन सेल्यूलर डेटा, हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. आप किसी मैथमेटिशियन से बात कर रहे होंगे तो योर टर्म्स विल बी लाइक पाइथागोरस थ्योरम या फिर हेंस प्रूव्ड हो गया. आप किसी लिटरेचर के बंदे से बात करेंगे तो योर टर्म्स विल बी लाइक कि प्रोटैगनिस्ट क्या, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन था, उसका विलेन कौन था, क्लाइमेक्स में क्या हुआ. आप इस टाइप के वर्डिंग्स का इस्तेमाल करेंगे. तो रजिस्टर आपके ऐसे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होते हैं जिसको आप डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में यूज करते हो, एंड इसको स्पेशली आप डिजाइन करते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही बात करने के लिए. आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनके कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जिसमें वो बात करते हैं, एंड उसी के ही थ्रू हम लोग को डॉक्टर वाली भाषा अलग लगती है. अब एक डॉक्टर एंड एक लॉयर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉयर अपने कुछ टर्मिनोलॉजी में बात करता है जिसको हम लोग रजिस्टर बोल सकते हैं. सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, which is a variety of language used in social situations which is specifically designed for a particular subject it deals with. I hope this is clear. In August 2024, you have been asked this very common question जो आपकी literary movement से कई बार पूछे जाते हैं, where you see the famous literary movements आपसे match the following format में पूछे गए हैं, and you have to match them with their originator or the creator जिन्होंने इस particular movement को या तो coin किया है या तो popularize किया है. तो as we can see, number 1 पे है हमारा Abbey Theatre. We all are aware कि हमारे W.B. Yeats is the founding father of this Abbey Theatre along with Lady Gregory and many others, जो आपके आयरिश लिटरेरी ड्रामा, आयरिश लिटरेरी थिएटर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं
through this particular theater. This is a very important movement and आपके एग्जाम में कई इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So WB Yeats इसका करेक्ट आंसर होंगे. Then we have our very famous theater of absurd जिसको कॉइन किया था. This particular term was coined by Martin Esslin. थिएटर ऑफ एब्सर्ड से अलग से ही आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपकी फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस के बारे में एंड आपके कैरेक्टर्स के कोई बहुत ही पक्के रोल ना होने की वजह से एंड फ्रैगमेंटेड डायलॉग्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से आपसे हर बार पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर आपने इसको प्रिपेयर किया हो. देन वी हैव होप थिएटर जिसके आपके ओरिजिनेटर हैं योर फिलिप हेंसलॉ. एंड देन वी हैव थिएटर ऑफ साइलेंस जो कि जीन जैकवर्स बर्नार्ड हैं जो भी बहुत ही मिनिमल टाइप ऑफ थिएटर का मिनिमल डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा आपका शो शाह नहीं होता है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर मैच एंड योर करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1. आई हैव ऑलरेडी मैच दैट फॉर यू. आप उसको मैच करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन विच सेज अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. जब भी एक बच्चा किसी भाषा को सीखता है तो क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन डिमांड करता है. तो आपका जो आंसर है वो सबसे पहले होगा कि वो बच्चा कूइंग करता है. आपने देखा होगा कि जो छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा बेबी होता है वो कू जैसी आवाजें सबसे पहले बनाता है. तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा. उसके बाद वो बैबलिंग करता है क्योंकि उसको बार बार बोला जाता है कि मम्मा बोलो पापा बोलो तो वो माँ 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 करके बोलता है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बैबलिंग. तो ये सेकंड हो जाएगा. उसके बाद आएगा आपका होलोफ्रास्टिक वर्ड्स. जब वो पूरी तरीके से एक सिंगल वर्डिंग्स बोलना सीख जाता है कि मम्मा पापा दुद्दू तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोफ्रास्टिक वर्ड्स जिसका दूसरा नाम मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी हो सकता है. देन लास्ट में आता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच जिसमें वो प्रॉपर टू सेंटेंस या टू वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स वर्डिंग्स को यूज करने लगता है कि दुद्दू दे दो मम्मा दुद्दू या कुछ भी इस तरीके से जब वो दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स का यूज करने लगता है. तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है DBAC जिसमें कूइंग बैबलिंग होलोफ्रास्टिक एंड टेलीग्राफिक स्पीच होती है. ये आपके एग्जाम में पूछा गया है. आई विल होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद अपने नोट्स में इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिख लेंगे. In March 2023, you have been asked this question which says, when a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, the phenomenon is known as. आपका आंसर है fossilization, जो कि लैंग्वेज सीखने में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपकी जो ग्रोथ है वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है. आप कितना भी कोशिश करते हो एंड कुछ तब भी जाके आप कुछ गलतियों को या कुछ एरर्स को ओवरकम नहीं कर पाते हो. आई गेव यू दिस एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश अच्छे से बोलने आ भी जाती है तब भी वो लोग फॉल्स को फाल्स बुलाते हैं, वर्ड को वाट बुलाते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्ट्रीट को स्ट्रीट बोलते हैं. तो ये कुछ फॉसिलाइजेशन या एरर्स होते हैं जो आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं लेकिन कितना भी आप उसको अच्छा सीख जाएं कुछ आपके ब्लॉकेज या कुछ स्टक आप के एरर्स ऐसे हो जाते हैं जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाते हो. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा. December 2021 you see this chronology based questions जहां पर आपको 4 important novels दी हुई हैं and you will have to put them in a proper sequence as per their publishing date. So this is not a question जो लिटरेचर के बच्चों को अच्छा लगता है पर it is what it is कि हम लोग को important novels की डेट को लर्न करना पड़ता है. And if you can see over here the God of Small Things, The Inheritance of Loss, That Long Silence and The Namesake, ये चारों ही आपकी मेजर नॉवेल्स है. ये कोई माइनर वर्क नहीं है जिसको आपको अवॉइड मार देना है. तो ये तो आपको जरूर पढ़ी हुई होनी चाहिए इन डिटेल एंड इसकी जो डेट है वो भी आपको पता होनी चाहिए. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3 एंड आई विल टेल यू द डेट्स एज वेल ताकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कुछ चीजें लर्न हो जाए. अरुंधति रॉय का द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में पब्लिश होता है. बुकर प्राइज भी इनको मिला हुआ है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल जो आपको पढ़ना चाहिए. किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अगेन वन द मैन बुकर प्राइज इन 2006 जो पोस्ट कॉलोनियल थीम्स माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में बात करता है. देन वी हैव शशि देशपांडे दैट लॉन्ग साइलेंस एक फेमिनिस्ट नॉवल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विच इज
पब्लिश्ड इन 1988। जरूर से आप इस वर्क को पढ़िएगा, यू आर गोइंग टू लव इट इफ इट ऑल यू इंटरेस्ट है आपका फेमिनिस्ट नॉवेल्स के अंदर। देन वी हैव द नेम सेक, दिस इज अ वेरी फेमस नॉवल बाय झुम्पा लहरी, where Gogol is not happy with the name that he has got and the identity, being an immigrant living in America, and his parents are Bengali. So he is trying to find a balance between his identity and the identity that is being given to him by his Bengali parents, immigrant parents. So the namesake is a very important novel जो आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। I hope this particular question is clear to you and you also know कि कौन सी major novels की डेट आपको रट के जानी है। This question has been asked in October 2020 shift 2, where you are being asked which two of the following are Samuel Johnson's statements about metaphysical poets। अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर भी आता है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी अंदर आता है, where you study the critical works of Samuel Johnson। सैमुअल जॉनसन के कुछ बिलीव्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स को लेके। यू मस्ट नो कि सैमुअल जॉनसन वाज दैट वन पर्सन जिन्होंने कॉइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स को एज अ ग्रुप ऑफ लूज पोएट्स ऑफ 17th century who were using a lot of conceits and a lot of metaphors in their work. He was very critical of the metaphysical poets along with John Dryden. John Dryden was also that one person जिन्होंने criticize किया है metaphysical poets को। So यहाँ पे आपसे 4 statements देकर पूछा है that you have to pick the statements that Samuel Johnson believed was right for your metaphysical poets. So the number one option that you can see जो correct है वो है ये, they were singular in their thoughts। ये जो word यहाँ पे singular है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये इन्होंने बोला है उनको appreciate करते हुए। This was the only appreciation or this was the only one good thing that he had to say about metaphysical poets कि ये लोग अपने राइटिंग स्टाइल में यूनिक थे एंड ओरिजिनल थे। अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आप सब लोग जानते होंगे कि वेयर वन राइटर इज राइटिंग अ ट्रेजेडी, अ ड्रामा, एनी काइंड ऑफ ब्लैंक वर्स, वो सभी कुछ आपके दूसरे राइटर्स भी इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं या उनसे कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एकदम 17th सेंचुरी में जब आपके जॉन डन एंड बाकी मेटाफिजिकल राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया, उनका राइटिंग स्टाइल किसी से भी मैच नहीं करता था, बिल्कुल ओरिजिनल था इनका राइटिंग स्टाइल एंड ये किसी को भी कॉपी नहीं करते थे। हेंस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट कि दे वर वेरी मच सिंगुलर इन देयर थॉट, दैट मीन्स दे वर यूनिक एंड दे वर ओरिजिनल। दूसरा जो स्टेटमेंट सही बैठता है वो ये है, सॉरी, पॉइंट नंबर सी, द इफेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। अगर आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगी तो ये आपके लिए स्टेटमेंट बहुत इजी होगा कि आपके मेटाफिजिकल पोएट्स वर यूजिंग कंसीट्स, बहुत ज़्यादा कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे। एंड कंसीट्स कुछ नहीं होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जहाँ पे आप दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हो एक दूसरे से। जैसे कि आपके जॉन डन ने अपनी एक पोएम के अंदर लवर्स को कंपेयर किया था कंपास के दो पैरों से। दिस इज अ कंप्लीटली वियर्ड थिंग, दो ऐसी डिसिमिलर चीजों को इन्होंने कंपेयर किया था जो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता है। एंड हेंस इस चीज को लेके आपके सैमुअल जॉनसन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे कि जिन दो चीजों का साथ में होने का तुक नहीं बनता है उसको अननेसेसरीली ये लोग साथ में रख देते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दे वर वेरी केयरफुल इन देयर डिक्शन। जबकि आपके सैमुअल जॉनसन ने बोला है कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इनका जो डिक्शन है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत एम्बिगुअस है, जो सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग इनको नहीं सही लगता है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, दे अवॉइडेड ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस। यहाँ पे ये जो ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस वर्ड अगेन शो करता है कि जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालॉजीज एंड कॉम्प्लेक्स या एब्सर्ड कंपैरिजंस का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके मेटाफिजिकल पोएट्स करते थे। दे इंडल्ज्ड इन ओकल्ट रिजेम्बलेंसेस एंड यहाँ पे लिखा है दे अवॉइडेड, हेंस इसकी वजह से आपके ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे एंड ए एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। जनवरी 2017 में पूछा गया है आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक कि कौन से राइटर ने कौन से वर्क के लिए क्या कहा या इस राइटर ने इस राइटर के लिए क्या कहा। ये पसंद तो नहीं आते हैं लिटरेचर स्टूडेंट्स को, बट इट इज व्हाट इट इज। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क निराज सी चौधरी कॉल्ड द फाइनेस्ट नॉवल इन इंडियन इंग्लिश
लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। तो इन्होंने कौन सी ऐसी नॉवल को इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इनके अकॉर्डिंग एक बेस्ट इंडियन थीम या इंडियन सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है, इज द वर्क किम बाय रुडयार्ड किपलिंग। आप सभी को पता होगा, हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में पढ़ते हैं, जब रुडयार्ड किपलिंग ने जो अपने दो फेमस वर्क लिखे हैं, वी हैव किम एंड वी हैव द वाइट मैन्स बर्डन, वो एक तरीके से इंडियंस को एक बहुत ही इंफीरियर एंड शेडी लाइट में शो करने की कोशिश करता है, अगर आप इसका पोस्ट कॉलोनियल स्टांस देखने की कोशिश करते हो। बट व्हेन यू सी फ्रॉम द आई ऑफ निराज सिंह चौधरी, हु वाज कंसिडर्ड अ प्रो ब्रिटिश राइटर, तो इनके अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी फॉलीज एंड उनकी रिचनेस ऑफ द कल्चर को ब्यूटिफुली शो किया है इस पर्टिकुलर नॉवेल में। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि निराज सिंह चौधरी हैज वेरी बोल सकते हैं अप्रिशिएटिव थिंग्स टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क, कि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। सो दिस इज योर आंसर, आई होप यू रिमेंबर दिस। जुलाई 2018 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने अच्छी तरीके से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को समझा है तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाने वाला है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू ELT, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट। अब आपसे पूछा गया है कि शिफ्ट किस तरीके से जाता है इन योर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जब भी हम लोग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी से भी कम्युनिकेशन बिना समझ के या बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं कर सकते हो। हेंस आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का या मीनिंग को समझने का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एज कंपेयर टू अदर मेथड्स लाइक योर ऑडियो लिंगुअल मेथड, जहां पर रोट लर्निंग, ड्रिल्स एंड रेपिटेशन ज्यादा चलती हैं। सो आपके कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आप फॉर्म बेस्ड से लेके मीनिंग बेस्ड की तरफ जाते हो। मतलब ग्रामर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्म का मतलब हो गया ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, उससे आप लोग मीनिंग की तरफ जाते हो। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ मीनिंग पर ही नहीं, सिर्फ ग्रामर पर ही नहीं, ग्रामर से आपकी मीनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स मीनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। देन फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड, आपका जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो लर्नर की रियल लाइफ सिचुएशन कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। लेट्स बी क्लियर कि हर भाषा का जो सोल एम होता है वो ये होता है कि अ पर्सन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, जो भी वो अपने ऑडियंस को या फिर किसी भी सामने वाले से बात करना चाहता है वो कम्युनिकेट कर पाए इन रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ में हम लोग ग्रामर स्टेट करते हुए या वोकैबुलरी को लोगों के सामने नहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं। वी शुड बी एबल टू यूज द लैंग्वेज हाउ वी वांट टू यूज इट एंड वी हैव टू कम्युनिकेट आवर व्हाट आवर माइंड स्पीक्स। तो यहाँ पर लर्नर की जो थिंकिंग है, लर्नर की रियल लाइफ सिचुएशंस एंड वो कैसे लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पा रहा है अपनी डेली की बोलचाल की भाषा में, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। टीचर का इतना कंट्रोल नहीं होता है, वो एज अ फैसिलिटेटर काम करती हैं एंड नॉट एज अ कंट्रोलर। सो फर्स्ट एंड थर्ड आपके करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे, जिसकी वजह से योर आंसर 4 इज करेक्ट। December 2015 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको लिस्ट 1 के अंदर 4 मेथोडोलॉजीज दी जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, एंड उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जो आपने उनके अंदर पढ़े हैं उनसे आपको मैच करना है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसे ही आ जाएगा, आपका डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ मदर टंग, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि लैंग्वेज 1 का बहुत इंटरफेरेंस होता है आपकी लैंग्वेज 2 या टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। दैट इज कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश आपको सिखाएंगे आपकी मदर टंग, फॉर एग्जाम्पल हिंदी का इस्तेमाल करते हुए। यहां पर मदर टंग का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट मेथड जैसे ही आ जाएगा तो आप देखेंगे शंस मदर टंग, क्योंकि आपका जो GTM मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बिल्कुल रिएक्शन में निकल के आता है योर डायरेक्ट मेथड, जो कहता है कि ये कोई बात नहीं होती है कि आप इंग्लिश को सिखा रहे हो हिंदी का यूज करके। तो दिस पर्टिकुलर मेथड कंप्लीटली रिजेक्ट्स एंड शंस मदर टंग, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से मैच करेगा। देन वी हैव टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, एक बिल्कुल अलग तरीका आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को सिखाने का, जहां
आपके कान में बार बार ओरल इनपुट डाला जाता है कि जंप, वेव, से हाय, तो आपके कान में जो वर्ड्स जाते हैं ओरल इनपुट के थ्रू टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में मूवमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट करके, ये वाला जो आपका मेथड है काम करता है। देन वी हैव द नेचुरल अप्रोच, जो एक ऐसा तरीका होता है आपकी किसी भी नई लैंग्वेज को सिखाने का जहां पर आपकी स्टीफन क्रैशन की जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट वर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को नेचुरली आप वो इन्वायरमेंट दो, उसके कान में रोजमर्रा में जो नई भाषा के वर्ड्स पढ़ते रहेंगे वो ऑलरेडी उसके पैटर्न्स को पिकअप कर लेगा एंड वो सीखने लगेगा उस नई भाषा को। हेंस नेचुरल अप्रोच में आपका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वो मैच कर जाएगा एंड इसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको सभी मेथड्स एंड उससे रिलेटेड कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। December 2021 में you have been asked a multiple selection question from the movement theater of absurd, which happens to be the most important literary movement जिनसे आपके एग्जाम में कई बार repeated questions पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि which of the following are features of theaters of absurd। theater of absurd आपके early 20th century में बहुत ज्यादा popular हो जाने वाला एक ऐसा movement था जो बात करता था meaninglessness of life, futility of actions के बारे में, एंड जो आपके एक्शंस जो लाइफ के अंदर होते हैं दैट हैज टू बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी गोल, कि वो चल रहे हैं, हो रहा है, कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और इसके अंदर आने वाले एक एक राइटर को और उनके वर्क्स को भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उनके वर्क्स को भी निकालकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल। आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि जो एक्शंस होते हैं उसके अंदर उनका कोई गोल ही नहीं होता, कोई तुक ही नहीं बनता उनके एक्शंस का कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कभी भी उसका रीजन नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि ये शो करता है फ्यूटिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ योर एक्शन। देन पोर्ट्रेयल ऑफ सिचुएशन दैट पॉइंट टू द मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, इसकी गलती मत आप कर बैठ जाइएगा कि मीनिंगलेसनेस के बारे में बात की है तो आप मीनिंगफुलनेस को थोड़ा इग्नोर कर दे। मीनिंगफुलनेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तो ये ऑप्शन आपका नहीं बैठेगा। लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस, जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं या किसी ड्रामा को आप पकड़ लीजिए, एकता कपूर के सीरियल पकड़ लीजिए, उसमें आपको टेंशन देखने को मिलेगी। आप परेशान हो जाएंगे कि अगला क्या होने वाला है मुझे पता लगे। लेकिन अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, कोई ड्रामेटिक टेंशन ही नहीं होगी, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो ड्रामा है बहुत ही कूल एंड बहुत ही मीनिंगलेस वे में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्लेयर्स या कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक स्टेसिस और ड्रिफ्ट में रहते हैं। उनका कोई डेफिनेटिव रोल नहीं होता है कि मतलब वो नहीं भी होंगे तो भी एक दो कैरेक्टर को निकाल दो तो भी वो कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। वो जो कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा अपनी सिचुएशन में फंसे हुए रहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है कोई वहां उनको डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन, फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन। ये आपका कैरेक्टर हो नहीं हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आपको ड्रामा, क्लाइमैक्स एंड बहुत ही सीरियसनेस देखने को नहीं मिलेगा, सब ऐसे हवा में चलता रहता है। दैट इज बिकॉज इनको फ्यूटिलिटी दिखानी होती है ह्यूमन एक्शंस की एंड मीनिंगलेसनेस दिखानी होती है। सो दिस बिकम्स योर आंसर। मेक श्योर कि आप लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड को डिटेल में जरूर से पढ़ें। In December 2012 you have been asked a detailed question जो आपको तभी पता होगा जब आपने इस particular poem को पढ़ा होगा। Nevertheless, we'll take a look at it. In this poem, A Morning Walk, Nizam Ezekiel talks about a barbaric city sick with slums, deprived of seasons, blessed with rains, its hawkers, beggars, iron-lunched processions led by frantic drums. Identify the city. कौन सी सिटी के बारे में बात की जा रही है? Your correct answer is Bombay. Now let me tell you a trick. अब सपोज आपने इस पर्टिकुलर पोएम को नहीं पढ़ा है या फिर निज़म एज़ेकियल कि इस पर्टिकुलर पोएम को आपने इतने डिटेल में जाकर नहीं पढ़ा, आपको ऊपर ऊपर से नाम पता है, तो आप कैसे तुक्का लगा सकते हो या गेस वर्क कर सकते हो कि ये इसका आंसर बॉम्बे होगा। आप जब निज़म एज़ेकियल को एज अ राइटर पढ़ते हो तो मैनी टाइम्स आई डिड टेल यू कि इनका बॉम्बे से कनेक्शन है। ऑफ कोर्स ही वाज बोर्न इन बॉम्बे, पर आपके निज़म एज़ेकियल बॉम्बे पोएट्स का पार्ट होते हैं एंड बॉम्बे
कि सिटी लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं, अर्बन सिटी लाइफ को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो दिस कुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल गेस वर्क दैट यू कुड मेक, कि अगर इन्होंने मॉर्निंग वॉक लिखा हुआ है एंड अ सिटी हैज बीन आस्क्ड, अभी प्रॉपरली आपका गेस वर्क पे बेस्ड है, बट दिस वुड वर्क अगर आपको इनकी बायोग्राफी पता है। सो मेनी अ टाइम्स किसी राइटर की बायोग्राफी को पढ़ते पढ़ते यू कैन मेक कनेक्शंस इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, आप तुक्के के बेसिस पे करेक्ट करके आ सकते हो। दिसंबर 2021 में आपसे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच सेज विच पेयर ऑफ लिंग्विस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एसोसिएटेड विद स्पीच एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स आपकी सब फील्ड मानी जाती है प्रैग्मेटिक्स की, विच इज वन ऑफ द फील्ड अंडर योर लिंग्विस्टिक्स। आपसे पूछा गया है कि ये जो स्पीच एक्ट का कॉन्सेप्ट है वो कौन से दो लिंग्विस्ट ने दिया है, तो आपका आंसर है यहाँ पर जेएल ऑस्टिन एंड जॉन सील। इन्होंने इस ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और बताया था कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन या हमारी रियलिटी को बताने का काम नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारी स्पीच में जो उस टाइम पर हमारे हो रहे एक्चुअल एक्शन को डिनोट करती है। इफ समवन आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग एंड आई से कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो दिस इज नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन आई एम पासिंग ऑन टू दैट पर्सन, आई एम एक्चुअली टीचिंग राइट नाउ, जो कि मेरे एक्शन को शो कर रहा है। If I say I am going to the market, तो I am not just giving an information to that person कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं एक्चुअल में मार्केट जा रही हूँ, जो आपकी जो बोल सकते हैं कि अटरेंसेस को परफॉर्मेटिव अटरेंसेस के थ्रू दिखाया जाता है कि when you are delivering or telling something to another person as an information or in literal sense, आप उन चीजों को एक्चुअली कर रहे होते हो जिनको हम लोग स्पीच एक्ट बोलते हैं। दिसंबर 2019 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन लिटरेरी मूवमेंट से आया है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स। यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि यूनिवर्सिटी विट्स हमारे लेट 16th सेंचुरी में आने वाले एलिजाबेथन एरा के कुछ ऐसे राइटर्स, प्ले राइट्स एंड ड्रामेटर्स थे हु वर वेरी वेरी फेमस फॉर यूजिंग ब्लैंक वर्ड्स एंड जो आपकी ऑक्सफोर्ड एंड आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटल था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था एंड विविड लिटरेरी डिस्क्रिप्शंस को ये लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देकर पूछना है या पूछा गया है कि आपको पता लगाना है कि कौन से वो इसमें से राइटर्स हैं जो आपके यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है। सो यू कैन क्लियरली सी क्रिस्टोफर मार्लो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट माने जाते हैं, ब्लैंक वर्ड्स में अपने वर्क्स को लिखा करते थे, जिनसे आपके शेक्सपियर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थे। देन वी हैव रॉबर्ट ग्रीन अगेन, जो इतने ज्यादा फेमस हैं अपने वर्क्स को ना लेकर, बल्कि जो इन्होंने अटैक किया था शेक्सपियर के ऊपर, इनको अपस्टार्ट क्रो बोला था, उसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। देन वी हैव थॉमस नैश, जो अपने सटायरिकल वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ रहे हो तो आपको इनकी पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। यू आर क्लियरली एबल टू सी ओवर हियर दैट क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये तीनों ही आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे। वी हैव थॉमस लॉच, जॉर्ज पीले एंड योर जॉन लिली, जो अपनी कॉमेडीज के लिए फेमस है, ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका राइटिंग स्टाइल यूनिवर्सिटी विट्स के राइटिंग स्टाइल से बिल्कुल मैच करता है, तो जॉर्ज सेंसबरी, जिन्होंने आपके यूनिवर्सिटी विट्स का 19th सेंचुरी में एक ग्रुप बनाया था, इनको नाम दिया था, इनको ये इंक्लूड करते हैं इसी के अंदर। इनकी जो द स्पेनिश ट्रेजेडी थी वो बहुत ज्यादा फेमस है आपके यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। June 2023 में you have been asked this chronology based question, a question that has now become quite frequent in our Indian literature, जहां पर आपको एक राइटर की, निज़्म एज़ेकिल की जो क्रोनोलॉजी है, एंथोलॉजीज की, जो उनके पोइट्री कलेक्शन है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाने को कहा गया है। आई वुड नॉट से दिस इज अ इजी क्वेश्चन, बिकॉज टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड देन अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री कलेक्शंस इज नॉट दैट इजी ऑन द पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट, बट कुछ ही राइटर्स के ही आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दोस राइटर्स आर द मेजर वंस। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है पोइट्री कलेक्शंस की ऑफ योर निज़्म एज़ेकिल, उसको आपको लगाना है एक ऑर्डर में। वी हैव द एग्जैक्ट नेम, वी हैव लेटर डेसांस, ये सेम वर्क है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। वी हैव 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन एंड अ टाइम टू चेंज। योर आंसर इज पॉइंट नंबर 2। इनको इनकी डेट के अकॉर्डिंग अगर आप प्लेस कर लेते हो तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर।
दिसंबर 2023 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 से आया है, विच इज फ्रॉम योर लिटरेरी मूवमेंट्स. Which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the place of university wits? University wits, you all must be aware, late 16th century, that means your Elizabethan era के अंदर आने वाला ये आपका लिटरेरी मूवमेंट है, जिसके राइटर्स बिलोंग करते थे आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक योर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये लोग बहुत ही नोबल बर्थ को बिलोंग करते थे एंड हाई स्टेटस था इनका. तो अलॉन्ग विद गोइंग टू बिग यूनिवर्सिटीज, इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ज्यादा विविड था, वो बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड था, बहुत ज्यादा ये लोग लिटरेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड यूफ्यूइज्म्स का इस्तेमाल करते थे. ये लोग नॉर्मल टॉपिक्स एंड नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टाइल में लिखना पसंद नहीं करते थे. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनके हेरोइक ट्रीटमेंट या फिर इनकी जो ट्रेजेडीज, इनके जो ड्रामास होते थे, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा. नंबर 1 ऑप्शन है स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस. ये बिल्कुल इसका पार्ट बनेगा, क्योंकि स्प्लेंडेड एंड विविड डिस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करना ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे. देन ये लोग लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस को भी इस्तेमाल करते थे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी. यूफ्यूइज्म्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ही ऑर्नामेंटली रिच लैंग्वेज होती है. डेलिबरेटली ये लोग डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, बहुत ही पॉम्प एंड शो का इस्तेमाल करते थे अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान का बखान करने के लिए कि ये लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज कि ये लोग कोर्टली एंड पार्लियामेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थे, तो उस टाइम के जो ड्रामास लिखे जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा आपके कोर्ट के अकॉर्डिंग लिखे जाते थे, राजा रानियों को प्लीज करने के लिए लिखे जाते थे. एंड ऑफकोर्स अगर आप राजा रानियों के लिए वर्क लिख रहे हैं तो किसी कॉमन टॉपिक या कॉमन लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते थे. देन इनका जो स्टाइल था, द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस, इनका मानना था कि आपके जो प्लेज, ड्रामास, ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज होती हैं उसके अंदर भर भर के ह्यूमन इमोशंस जैसे लव, बिट्रेयल, जेलसी, इन सभी चीजों को दिखाना जरूरी होता है, जिससे आपका जो वर्क होता है बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर. वन ऑप्शन जो बिल्कुल भी यहाँ सही नहीं बैठेगा इज द लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स. जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग कोर्ट्स के टाइम पे लिख रहे हैं, एलिजाबेथन एरा के टाइम पे लिख रहे हैं, राजा रानियों को बहुत ही प्लीज करने के लिए लिख रहे हैं, तो ये लोग किसी कॉमन इंसान या कॉमन टॉपिक या फिर कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे. एंड यही आपके यूनिवर्सिटी विट्स की बहुत बड़ी, बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है जो आप लोग को याद रखनी चाहिए. In January 2017, you have been asked this very common question जो इंडियन लिटरेचर के मेजर राइटर्स के जो मेजर वर्क्स होते हैं उनसे जरूर पूछा जाता है. दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोटैगनिस्ट्स इन गिरीश कर्नाड्स हयावदना. अब यूजुअली क्या होता है कि आपसे एक ही प्रोटैगनिस्ट का नाम पूछा जाता है, बट क्योंकि हयावदना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अवर गिरीश कर्नाड एंड ये इनका मैग्नम ओपस वर्क है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं which forms a love triangle between your Devdatta, Kapila and Padmini. कौन इसका पार्ट नहीं है? ये जो गौतमा कोई पर्सन है इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरी फेमस स्टोरी. यू मस्ट गो अहेड एंड आपको हयावदना डिटेल में पढ़नी चाहिए, बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. सो वी हैव पद्मिनी, वी हैव कपिला एंड वी हैव योर देवदत्ता, जो एक ऐसी स्टोरी है जो माइंड एंड बॉडी के कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है कि आइदर यू गो फॉर अ परफेक्ट बॉडी विच इज अ वेरी मस्कुलर गुड लुकिंग बॉडी, और यू ऑप्ट फॉर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो कि आपके इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में इंटेलेक्ट वर्सेस फिजिकलिटी को शो करता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू.